सुप्रीम कोर्ट का माहौल काफी अलग हो गया जब एक बार फिर से ईसीआई की तरफ से एसआईआर को लेकर इंटेंस हियरिंग सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने हुई। ये वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मामला है जहां वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटने, सिटीजनशिप के क्वेश्चंस और इलेक्शन कमीशन के पावर्स को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। और इस बार ईसीआई ने अपना स्टैंड और ज्यादा मजबूत कर दिया है और कई लोगों के लिए शॉकिंग अंदाज में रखा गया है। अब हियरिंग का टोन शुरू से ही थोड़ा हीटेड था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जब खड़े हुए तो उन्होंने सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की बात छेड़ दी। उनका कहना था कि ईसीआई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद जिम्मेदारी डाली है। पिछली हियरिंग्स में भी ये कहा गया था कि ईसीआई पर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इस ड्यूटी को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। इस बार ईसीआई ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि जब बात इलेक्टोरल रोल और सिटीजनशिप के इंसिडेंटल डिटर्मिनेशन की आती है तो उनका रोल पार्लियामेंट से नीचे नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर डायरेक्टली काम करता है। यहीं से वो लाइन निकल कर आई जिसे काफी लोग ईसीआई पार्लियामेंट के ऊपर है जैसे समझ रहे हैं, क्योंकि ईसीआई का कहना है कि कुछ मामलों में उनका डिसीजन प्रेसिडेंट पर भी बाइंडिंग होता है। अब आते हैं ईसीआई के कोर आर्ग्यूमेंट्स पर जो हियरिंग का सेंटर बन गए। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि जब किसी व्यक्ति पर ये एलिगेशन होता है कि उसने किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो इट इज अल्टीमेटली द इलेक्शन कमीशन दैट एग्जामिन्स द इशू एंड इट्स ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब ये एक हैवी स्टेटमेंट था। इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शंस 146A to 146C का हवाला दिया। इन सेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन को एक डिटेल्ड मैकेनिज्म दिया गया है इंक्वायरी का, हियरिंग का, डिसीजन मेकिंग का। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने तो ये भी कहा कि इन प्रोविजंस के तहत ईसीआई को सिविल कोर्ट जैसे पावर्स मिलते हैं, जैसे समन्स इशू करना, एविडेंस रिकॉर्ड करना और रीजन्ड ऑर्डर्स पास करना। मतलब ये कोई कैजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है। अब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपने सबमिशंस में एक और लेयर ऐड की। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन टाइम के साथ इवॉल्व होती है। उन्होंने कहा कि 1950s और 1960s के कई इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट उस टाइम की नीड के हिसाब से शेप्ड थे जब इंडिया को इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी। आज के कंटेक्स्ट में कोर्ट्स पुराने जजमेंट को ओवररूल करती है, नॉट बिकॉज दे वर रॉन्ग बट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इवॉल्व्स विद टाइम, स्पेशली आफ्टर डॉक्ट्रिन्स लाइक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप्ड। सिटीजनशिप और वोटर एलिजिबिलिटी के लिंक पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का स्टैंड काफी फर्म था। उन्होंने कहा कि चाहे हर प्रोविजन में एक्सप्लिसिटली लिखा हो या ना हो, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज सिटीजन सेंट्रिक और सिर्फ सिटीजन्स ही इलेक्टोरल रूल्स में आ सकते हैं। आर्टिकल 326 का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब ये नहीं है कि नॉन सिटीजन्स वोट करें। पार्लियामेंट ने बाद में स्पेसिफिक प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स के थ्रू, जिससे पहले जो गैप्स थे उन्हें क्योर किया जा सके। उनका कहना था कि ये दिखाता है कि पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 ऑफ द सिटीजनशिप फ्रेमवर्क पर भी लंबी बहस हुई। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने एक्सप्लेन किया कि ये वो एक सिचुएशन है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली एम्पावर किया गया है डिसाइड करने के लिए जब क्वेश्चन हो कि किसी इंडियन सिटीजन ने वॉलंटरली फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर की है या नहीं। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि इफ द क्वेश्चन इज ऑफ डिटरमाइनिंग एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप इट गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल अदर क्वेश्चंस फेस नो सच बार। अब इस आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के श्याम मोहम्मद जजमेंट का सहारा लिया। उन्होंने पैसेजेस रीड किए जहां कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 9 सिर्फ उन केसेस पर अप्लाई होता है जहां कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद वॉलंटरली फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर की गई हो। ऐसे मामले में डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, कोर्ट्स नहीं। लेकिन जहां सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के बाहर है वहां कोर्ट्स और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज जुरिस्डिक्शन रिटेन करती है, इंक्लूडिंग इलेक्टोरल रोल्स के कंटेक्स्ट में। बेंच ने यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा जो हियरिंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि आफ्टर एन अथॉरिटी रिकॉर्ड्स अ फाइंडिंग दैट अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन, मस्ट दैट फाइंडिंग बी रेफर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एनी कॉन्सिक्वेंस फॉलोज। और फिर एक और सवाल कि कैन द पर्सन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल इवन बिफोर सच अ डिसीजन। अब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी का जवाब बिना हेजिटेशन के था, यस माय लॉर्ड्स। उनका कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन अलग पर्पस के लिए होता है जैसे स्टे, डिपोटेशन या नेशनलिटी स्टेटस।
लेकिन इलेक्टोरल रोल के लिए अथॉरिटी देयर एंड देन एक्ट कर सकती है। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने यह भी कहा कि अगर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन व्यक्ति के फेवर में आता है तो द नेम कैन बी रिस्टोर्ड टू द इलेक्टोरल रोल। मतलब ईसीआई के हिसाब से ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, फाइनल कंडेमनेशन नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इंडिविजुअल केसेस पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को स्टॉल नहीं कर सकते जब तक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पावर्स और विदाउट एनी मटेरियल ना हो। आर्टिकल 326 पर आते हुए सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रखा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट आर्टिकल 326 को ऑल्टर नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 16, 18 और 19 को भी आर्टिकल 326 के लाइट में ही पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने वार्न किया कि अगर कॉन्ट्ररी व्यू लिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि ईआरओ के नॉन सिटीजन फाइंडिंग के बाद भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहे, जो उनके मुताबिक अनटेनेबल है। यहाँ उन्होंने पंडित नेहरू के एक ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र किया, जहाँ नेहरू ने माना था कि सम पीपल में स्टिल सफर, लेकिन ये सफरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को ओवरराइड नहीं कर सकती। सिटीजनशिप के हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन पर भी कोर्ट और काउंसिल के बीच काफी डिस्कशंस हुए। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने आर्टिकल 5 का रेफरेंस दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम सिटीजनशिप के क्राइटेरिया सेट करता है, डोमिसाइल रेसिडेंस, बर्थ इन इंडिया या पेरेंट्स का इंडिया में बॉर्न होना। उन्होंने कहा कि सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ने इन्हीं क्राइटेरिया को फ्यूचर के लिए एक्सटेंड किया, लेकिन बाद के अमेंडमेंट्स स्पेशली 1986 और 2003 के ने रूल्स टाइटन कर दिए। अब सिर्फ बर्थ काफ़ी नहीं है, पेरेंट्स की सिटीजनशिप और इलीगल माइग्रेंट स्टेटस भी मैटर करता है। ये चेंजेस चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के चलते आए, जैसे लार्ज स्केल माइग्रेशन और असम केसेस। अब सीजे सूर्यकांत ने इस पर पार्टीशन के बाद की सिचुएशन को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि पोस्ट पार्टीशन एक पेक्यूलियर सिचुएशन थी, जहां जो लोग इंडिया में रह गए वो सिटीजन्स बन गए। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी ऐड किया कि सिटीजनशिप ग्रेजुअली फनल्ड हुई, पहले सिर्फ बर्थ बेस्ड, फिर बर्थ प्लस रेसिडेंस और स्टेटस। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ओसीआई स्टेटस का भी जिक्र किया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टे और कई बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन नो राइट टू बी ऑन द इलेक्टोरल रोल। हालांकि इन सब के बावजूद भी सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के कुछ आर्ग्यूमेंट्स बच गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी पार्लियामेंट्री लॉ और आर्टिकल 326 के रिलेशनशिप पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एड्रेस करना है, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हियरिंग कंक्लूड तो कर दी थी उस दिन के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईसीआई क्या कर सकती है, बल्कि ये है कि आज के इंडिया में सिटीजन का मतलब कौन डिफाइन करेगा और किस हद तक। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Secret.